हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस पार्ट 1 वॉल्यूम बुक जो है हमारी, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। दोस्तों, इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा सैंक्शंस ऑफ एक्सपेंडिचर, वो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया और उसका रिवीजन भी अपनों ने बखूबी किया। यस और नो। तो आज दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 4 ही स्टार्ट करेंगे, जो कि है बजट एस्टीमेट। चैप्टर नंबर 4 क्या है दोस्तों? बजट एस्टीमेट, राइट। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर, जैसे प्रीवियस चैप्टर के अंदर सैंक्शंस ऑफ एक्सपेंडिचर, कौन सैंक्शन देगा, राइट। तो किस प्रकार के खर्चों पे सैंक्शन देनी है, किस प्रकार के खर्चों पे सैंक्शन आपको नहीं देनी है, वो सारी तमाम तरीके की बातें अपनों ने पढ़ी थी, राइट। तो आज दोस्तों अपने क्या है, बजट के बारे में चीज़ें पढ़ेंगे और ये पूरा चैप्टर दोस्तों बजट को ही डेडिकेटेड है। बजट क्या होता है, बजट दोस्तों बनता कैसे है, राइट। और दोस्तों बजट जो है उसके अंदर एस्टीमेट्स का क्या काम है, एस्टीमेट्स क्या होते हैं, यस और नो। तो ये सारी तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो हम जो है चैप्टर नंबर 4 के अंदर अपने डिस्कस करेंगे, राइट। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले जो इस चैप्टर की जो बेसिक्स बातें हैं, जो इस चैप्टर की नींव है, राइट। दोस्तों मैं आपको चैप्टर 4 बोल दूं और सीधा ही इसको स्टार्ट करवाना, सीधा ही अपने इसको स्टार्ट कर लें पैरा नंबर जो आगे आएगा, पैरा नंबर 1 से, इंट्रोडक्टरी से, राइट। तो वो क्या है, सही चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को क्या बेसिक्स क्लियर नहीं है, राइट। और दोस्तों किसी को कुछ भी नहीं आता, वो भी दोस्तों ऑफिसर बनना चाहता है, वो भी दोस्तों डब्ल्यू बनना चाहता है, अपने घर के आगे सहायक लेखाधिकारी लिखवाना चाहता है, राइट। तो उसके लिए दोस्तों क्या है, किसी भी स्टूडेंट को दोस्तों बेहतर समझ आए, इसके लिए क्या है, मैं और बहुत सारी चीज़ें क्या है ऐड करता रहता हूँ, ताकि किसी का कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, कोई पहली बार तैयारी कर रहा है, किसी को डिपार्टमेंट में 2 साल हुए हैं, राइट, किसी को 6 महीने हुए, किसी को 1 साल हुआ है, वो भी क्या है बहुत बेहतर ढंग से तैयारी कर सके, यस और नो। तो दोस्तों बजट एस्टीमेट जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, राइट। पहला तो है दोस्तों बजट और दूसरा है दोस्तों एस्टीमेट, राइट। अब दोस्तों बजट क्या होता है? बजट हम हर साल हमारे टीवी पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके हाथ में एक फ़ाइल देखते हैं, राइट। और वो क्या है दोस्तों, भाषण देते हैं 2-4 घंटे, जो कि हमें उसका 1 या 2% हमें बिल्कुल मुश्किल से समझ में आता है, राइट। वो क्या होता है, बजट। उसके अंदर दोस्तों इतनी सी बात समझ में आती है कि इतने सेक्टर को इतना पैसा दे दिया, ये चीज़ महंगी हो जाएगी, ये चीज़ सस्ती हो जाएगी, अगला दिन का अखबार हम जब देखते हैं, यस और नो। तो दोस्तों बजट जो है क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। बजट क्या है दोस्तों, वार्षिक क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब पैसे के बारे में, पैसे के लेन देन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ पेपर्स हैं, राइट। और दोस्तों बजट की चर्चा जो है हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 112 के अंदर क्या है, इसकी चर्चा की गई है। संविधान के आर्टिकल नंबर 112 के अंदर क्या बोला गया है कि देश का जो प्रेसिडेंट होगा वो क्या है, बजट को पेश करेगा, राइट। अब दोस्तों प्रेसिडेंट पेश ना करके क्या है, प्रेसिडेंट ने आगे पावर को क्या है डेलीगेट कर दिया, या उनके बिहाफ पे बोल दो कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारे क्या करते हैं, बजट को पेश करते हैं, यस और नो। ये तो हुई दोस्तों बजट की बात कि साल भर का जो है लेखा जोखा है रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर का, ऐसा बोल दो। या दोस्तों ये बोल दो बजट जो है साल भर के अंदर जितने भी पैसों का लेन देन होगा उसके बारे में क्या है, सारी जानकारी है, राइट। अब दोस्तों दूसरा है एस्टीमेट। अब दोस्तों एस्टीमेट क्या होता है? एस्टीमेट का दोस्तों हिंदी में मतलब होता है अनुमान लगाना। कि मैं कह दूं दोस्तों मुझे घर बनाना है, मेरे पास प्लॉट है, तो उसका कितना एस्टीमेटेड खर्चा आएगा, उसका कितना एस्टीमेटेड एक्सपेंडिचर होगा, राइट। तो वो चीज़ मैं बोल सकता हूँ। दोस्तों मुझे 4 व्हीलर कार खरीदनी है, राइट। मुझे दोस्तों बाइक खरीदनी है, तो कितना उस पर एस्टीमेटेड खर्चा आएगा जब मैं किसी से चर्चा कर रहा हूँगा। तो इसीलिए दोस्तों बजट के अंदर भी कितना खर्चा होगा, कितनी प्राप्तियाँ होगी, तो वो तमाम तरीक़ा के जो डेटा जो हैं वो एस्टीमेट से लिए जाते हैं, राइट। तो दोस्तों बजट की एक परिभाषा और देखिए सेकंड नंबर स्टेप में। स्टेप नंबर फर्स्ट था ये सेकंड है, फिर दोस्तों थर्ड पे चलेंगे, फिर फोर्थ पे चलेंगे। फर्स्ट नंबर स्टेप में दोस्तों बजट और एस्टीमेट के बारे में पढ़ा। संविधान का एक क्या लिया अपनों सहारा इसके अंदर लिया, आर्टिकल नंबर 112 का, यस और नो। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर दोस्तों पॉइंट में अंदर क्या लिखा हुआ है, बजट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जिसका बजट है उस साल के रिसिप्ट तथा एक्सपेंडिचर के बारे में चर्चा होती है। मतलब क्या है दोस्तों, 1 फरवरी 2022 का जो बजट होगा उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जो कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक चलेगा, उसके बारे में चर्चा होगी,
उन 12 महीनों के बारे में। 1 अप्रैल से 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर कौन सा दोस्तों, 2022 से लेके 2023 तक, राइट। तो दोस्तों 1 फरवरी 2022 को जो चर्चा होगी, फाइनेंशियल ईयर दोस्तों 1 फरवरी 2022 में कौन सा है, 21-22 का फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में अपने एनशूइंग फाइनेंशियल ईयर के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों एक शब्द आपको और मिल गया, एनशूइंग। अब ये शब्द इस चैप्टर में बहुत देखने को मिलेगा आपको, एनशूइंग। एनशूइंग एनशूइंग का मतलब होता है आगामी। अब आगामी का मतलब होता है जो आने वाला है, ठीक है। 1 फरवरी दोस्तों 2022 जो है, जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 फरवरी 2022 लाई करता है, 21-22 के अंदर लाई कर रहा है ये, ठीक है। तो उस फाइनेंशियल के अंदर अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बजट के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। और दोस्तों क्या चर्चा करते हैं, कितनी रिसिप्ट्स होगी और कितना एक्सपेंडिचर्स होगा, राइट। और दोस्तों बजट को बनाने में एक पिछला स्टेप क्या है, अब दोस्तों ये बजट है, ठीक है, ये बजट है, ठीक है। दोस्तों एक स्टेप पीछे आ जाऊँ मैं इसको, ठीक है। तो ये बजट बनेगा किससे दोस्तों, किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, किसी भी प्रोग्रामिंग को मुझे करने के लिए दोस्तों, घर बनाना है तो पहले प्लॉट लेना पड़ेगा दोस्तों। प्लॉट लेना है तो पहले क्या है, पैसे होने चाहिए, राइट। दोस्तों पैसे कहाँ से आएंगे, वो मेहनत करने से आएंगे, राइट। तो मतलब एक एक स्टेप क्या है, पीछे अपने चलते जाएंगे तो चीज़ों में क्लैरिटी बनती चली जाएगी। दोस्तों बजट कैसे बनेगा, बजट दोस्तों ऐसे बनेगा कि पहले हमारे पास एस्टिमेट्स होने चाहिए, पहले हमारे पास अनुमान होने चाहिए कितना पैसा आएगा, ठीक है। और दोस्तों वो अनुमान जो है हम करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर लेते रहते हैं टाइम टू टाइम, राइट। दोस्तों जिस अगले साल का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का बजट जो है हम करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर डिस्कस करते हैं, तो उस करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसके डेटा का सहारा लिया जाता है। डेटा का मतलब होता है दोस्तों आंकड़ों का सहारा लिया जाता है, ठीक है। तो बजट को बनाने के लिए एक पिछला स्टेप है एस्टिमेट्स, मतलब अनुमान लगाना, राइट। दोस्तों 1 नंबर स्टेप हुआ, 2 नंबर स्टेप हुआ, अब चलिए 3 नंबर स्टेप पे, ठीक है। अब दोस्तों क्या था, एस्टीमेट था। एस्टीमेट के बेस पे क्या बनेगा दोस्तों, बजट बनेगा। बजट का मतलब क्या है, 112 नंबर आर्टिकल। अब दोस्तों बजट बन गया। अब बजट दोस्तों, बजट के बाद क्या है, इस पे चर्चा होगी, इस पे बहस होगी, यस और नो। इसके बाद दोस्तों एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, एप्रोप्रिएशन एक्ट बनेगा, एप्रोप्रिएशन बिल बनेगा, बिल का फिर एक्ट बनेगा। फिर दोस्तों आर्टिकल नंबर 114 के हिसाब से हम पैसे को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या चक्र है, एक चलता रहता है। इसको दोस्तों मैं ऐसे याद रखता हूँ सर्कल में, राइट। सर्कल में दोस्तों मैं इसको याद रखता हूँ ऐसे। यहाँ पे दोस्तों क्या है, करंट फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, एनशूइंग फाइनेंशियल ईयर या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बोल दो इसको, राइट। तो दोस्तों क्या करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या है, हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की तैयारी करते रहते हैं, राइट। अब दोस्तों मैं इसमें बहुत बेसिक सा एग्जांपल दूं, बजट और एस्टिमेट के बारे में आपको बताना चाहूँ तो दोस्तों बजट क्या है, एक प्रकार की मिठाई है जिसको हलवाई को बनानी है, ठीक है। और दोस्तों एस्टिमेट क्या है, उसका रॉ मटेरियल, राइट। दोस्तों मिठाई को बनाना है तो एस्टिमेट क्या होगा, रॉ मटेरियल चाहिए। तो दोस्तों बजट को बनाना है तो क्या एस्टिमेट, हमें क्या चाहिए, डेटास चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए जिसके बेस में बना सकूँ। दोस्तों करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम नेक्स्ट एनशूइंग फाइनेंशियल ईयर की क्या है, प्लानिंग करते रहते हैं, राइट। तो दोस्तों स्टेप नंबर 4 के अंदर यही बात मैंने आपको बोली है कि एस्टिमेट क्या होता है, कि एस्टिमेट के अंदर क्या है दोस्तों, जब भी बजट बनता है, जब भी बजट के डेटा इकट्ठे किए जाते हैं तो 2 प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चलती है। साइमल्टेनियसली का मतलब है दोस्तों 2 प्रोसेसेस कंकरेंट चलती है, एक साथ चलती है। दोस्तों क्या होता है इसके अंदर, करंट फाइनेंशियल ईयर के डेटा तथा एनशूइंग फाइनेंशियल ईयर के डेटा दोनों की डिटेल्स ली जाती है, राइट। दोस्तों करंट फाइनेंशियल ईयर के डेटा के हिसाब से एनशूइंग फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा है वो तैयार किया जाता है, राइट। इस तरफ तो दोस्तों मैं क्या करंट फाइनेंशियल ईयर के रिसिप्ट्स एक्सपेंडिचर के बारे में चर्चा कर रहा होता हूँ, और दोस्तों इसी के बेस पे क्या है, मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बजट बनाने की दोस्तों तैयारी कर रहा होता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों ये चीज़ें हमने टेक्निकल पढ़ी। अब इसी से रिलेटेड एक मिलता जुलता आपको एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों। किसी भी बॉय या गर्ल की, राइट, मेल फीमेल की क्या है, कोई भी एंगेजमेंट हो गई, ठीक है, एंगेजमेंट हो गई, उसका रिश्ता हुआ पहले, फिर एंगेजमेंट हो गई, इसके बाद दोस्तों इसकी मैरिज है कुछ टाइम बाद, राइट। तो दोस्तों एंगेजमेंट हो गई, मैरिज हो गई, तो दोस्तों इसके बीच का जो पीरियड होता है, यहाँ पे 2 प्रोसेस चलती है। एक प्रोसेस तो दोस्तों वो चलती है कि यार एंगेजमेंट में कितना खर्चा हो गया, दूसरी प्रोसेस ये चलती है दोस्तों मैरिज में कितना खर्चा हमें करना है,
ठीक है। अब दोस्तों कितना खर्चा करना है, ये कितना खर्चा हो गया, इसी से तो मैं डेटा लूँगा। दोस्तों एंगेजमेंट में 100 लोगों का प्रोग्राम था और मेरे हलवाई ने क्या था, सारी चीज़ें करने का, मिठाई बनाने का, सारे व्यंजन बनाने का क्या है 50,000 रुपया लिया। अब दोस्तों मैरिज के अंदर मेरे 500 गेस्ट आने वाले हैं, मतलब 5 गुना आने वाले हैं, तो दोस्तों 50,000 का 5 गुना यानी 2.5 लाख रुपए हलवाई ले जाएगा, राइट। कितने गेस्ट आए थे, कितने गिफ्ट दिए थे, ठीक है। और उसके अंदर दोस्तों ये तो मेरा एक्सपेंडिचर हो गया। अब दोस्तों प्राप्तियाँ शगुन तो जो था 100 लोग जो थे एवरेज 200-200 रुपये दे के गए थे वो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 20,000 रुपये मेरा एक्सपेंडिचर मतलब रिसिप्ट हुई थी, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या 200-200 रुपये दिए थे, अब 500 लोग आ जाएंगे तो 500 200 दे के चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 10,000, इसका 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी ऐसे दोस्तों क्या है, हमें इसका हिसाब किताब लगाना पड़ता है, ठीक है। अभी दोस्तों किसकी शादी हो गई, ठीक है, उनको तो पता है ये बातें, किसकी नहीं हुई तो क्या है दोस्तों आपको भी इस फेज से गुजरना पड़ेगा, राइट। दोस्तों जब भी कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी मिनिस्ट्री जब भी बजट के डेटास तैयार करती है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट के डेटा तैयार करती है तो उनमें क्या है इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, कि 2 प्रोसेस जो है दोस्तों साइमल्टेनियसली चलती है, एक साथ चलती है, राइट। करंट ईयर के दोस्तों, करंट फाइनेंशियल ईयर के डेटा के हिसाब से मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के डेटा जो है वो मैं तैयार करता हूँ। यस और नो दोस्तों, समझ में आ रही है बातें, मज़ा आ रहा है दोस्तों। काफ़ी इंटरेस्टिंग दोस्तों टॉपिक है ये बजट एस्टिमेट का चैप्टर नंबर 4। दूसरा और तीसरा दोस्तों चैप्टर जो था थोड़ा सा क्या है बोरिंग था, ठीक है, बोरिंग भी नहीं बोल सकते तो बहुत इजी था, मतलब जो जो बातें लिखी गई थी वो एकदम उसके अंदर बताई गई थी। तो दोस्तों बजट एस्टिमेट जो है इसके अंदर कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पढ़ेंगे, कुछ दोस्तों अपने मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जाके बात करेंगे, मिनिस्ट्री के अंदर घुस के बात करेंगे कि इनके कौन कौन सा हिस्सा जो है इस बजट को बनाता है, कैसे एस्टिमेट तैयार होता है, राइट। तो दोस्तों एक बेहतर हमारी समझ बनेगी और दिमाग थोड़ा सा और खुलेगा, राइट। तो देखिए दोस्तों ये हुआ हमारा बेस तैयार। अब चलते हैं दोस्तों अपने इंट्रोडक्टरी और कुछ इस पूरे चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक आने वाले हैं उनके बारे में अपने डिस्कस करते हैं, राइट। यस और नो। अब देखिए दोस्तों पहला है इंट्रोडक्टरी पार्ट, राइट। तो इस चैप्टर के पहला हिस्सा जो है वो है क्या है इंट्रोडक्टरी, मतलब इंट्रोडक्शन करेंगे इसका, बजट एस्टिमेट क्या होता है, ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बातें बता दी, अब ये पढ़ लिया, ये ढंग से सुन लिया तो वो चीज़ें बहुत ईजी लगेगी, राइट। एस्टिमेट या बजट कौन प्रिपेयर करता है, राइट, उसके बारे में। थर्ड है दोस्तों जनरल रूल्स फॉर द प्रिपरेशन एंड चेक ऑफ बजट एस्टिमेट, कुछ दोस्तों नियम दिए गए हैं कि बजट के एस्टिमेट जो बनाओगे उनका प्रिपेयर करोगे, राइट, उनकी चेकिंग कैसे करनी है, उनको प्रिपेयर कैसे करना है, उनके बारे में कुछ क्या है साधारण नियम, जनरल रूल्स दिए गए हैं, सामान्य नियम, राइट। इसके बाद है फ्रेंड्स रिवाइज्ड एस्टिमेट। दोस्तों पहले क्या हुआ एस्टिमेट, ठीक है, आपने एस्टिमेट दे दी, उसके बाद दोस्तों के कुछ टाइम बाद क्या है रिवाइज एस्टिमेट मंगवाते हैं। और रिवाइज एस्टिमेट क्या है, जो पहले आपने एस्टिमेट दे दिए कुछ टाइम पीरियड के बाद मंगाते हैं, राइट। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे साल गुजरेगा आपके पास सटीक डेटा आते जाएंगे, ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स आता जाएगा, एक्चुअल रिसिप्ट्स आती जाएंगी, यस और नो। तो दोस्तों सटीक डेटा तक पहुंचने के लिए क्या है रिवाइज्ड एस्टिमेट को क्या मंगवाया जाता है, एस्टिमेट्स फॉर फ्रेश एक्सपेंडिचर। दोस्तों ऐसा कोई आइटम जो फ्रेश है, जिस पे खर्चा नहीं हुआ, उसके बारे में आपको बजट में कुछ अलॉटमेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। किसी पे दोस्तों मद पे पहले खर्चा नहीं हुआ, वो एकदम से आ गया, तो उसके लिए भी तो आपको एक जगह रखनी पड़ेगी, राइट। प्री प्लान्ड होता है दोस्तों बजट हमेशा, राइट, कितने एक्सपेंडिचर होगा, कितनी प्राप्तियां होगी, राइट। डिफेंस सर्विसेज के केस में दोस्तों कितने एक्सपेंडिचर होते हैं, कितने प्रकार की प्राप्तियां होती है, राइट, वो भी क्या है अपने धीरे धीरे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम पर्टिकुलर क्या है डिफेंस पे आके अटक जाएंगे, यस और नो। एस्टिमेट्स ऑफ ए फ्रेश एक्सपेंडिचर ड्यू टू ऑपरेशंस, फ्रेश एक्सपेंडिचर है दोस्तों उसके बारे में एस्टिमेट है, कुछ ऑपरेशंस करके टॉपिक है। प्रपोजल्स इन्वॉल्विंग एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, आपको क्या है दोस्तों एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करना पड़ सकता है, राइट। प्रोविजन ऑफ फंड्स फॉर सेवरल क्लासेस ऑफ एडवांसेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटेड फॉर अंडर सिविल एस्टीमेट। दोस्तों इसके अंदर लोन एंड एडवांसेस की बात करेंगे सेक्टर नंबर F की, राइट। दोस्तों मेजर माइनर सब मेजर वो हेड भी पढ़ेंगे, ठीक है। 423 222 वाला कंसेप्ट याद करेंगे, राइट। फंक्शन सब फंक्शन, स्कीम सब स्कीम, ठीक है, वो सारी चीज़ें दोस्तों बात करेंगे। प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, राइट। तो अपने क्या है अकाउंट कोड की भी क्या थोड़ी सी बातें रिवाइज करते चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखिए दोस्तों इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है, 81 नंबर पैरा है दोस्तों। देखिए जब बजट एस्टिमेट्स डेल्ट विद इन दिस चैप्टर, द बजट एस्टिमेट डेल्ट with in this chapter refer to the estimates of receipts and expenditure relating to defense services arising in India
अराइजिंग इन इंडिया एंड अब्रॉड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो दोस्तों जिस बजट एस्टीमेट की, जैसे ये चैप्टर का नाम ही क्या है, बजट एस्टीमेट है। द बजट एस्टीमेट डेल्ट विद इन दिस चैप्टर, जिस बजट एस्टीमेट से हम डील करेंगे इस चैप्टर के अंदर, राइट। अब ये सब क्लोज था, यहाँ से दोबारा पढ़िए। द बजट एस्टीमेट रेफर टू द एस्टीमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। दोस्तों जो बजट एस्टीमेट है किसको रेफर करता है, द एस्टीमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। दोस्तों अनुमान किसका लगाओगे, कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा, इसको दोस्तों हिंदी में प्राप्तियां और खर्चे बोलते हैं, ठीक है, प्राप्तियां और खर्चे, राइट। मतलब कितना रिसिप्ट्स होगा, कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा, राइट। रिलेटिंग टू डिफेंस सर्विसेज अराइजिंग इन इंडिया एंड अब्रॉड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंडिया और इंडिया से बाहर जो डिफेंस से रिलेटेड है, राइट, यस और नो। तो ये क्या हुआ दोस्तों, मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या बोल दिया कि जो रिसिप्ट्स होगी और जो एक्सपेंडिचर होगा डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड इंडिया और अब्रॉड के अंदर, उसके बारे में क्या है दोस्तों, अनुमान हमें लगाना है उनके रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर के बारे में। अब दोस्तों रिसिप्ट्स कितने प्रकार की होती है डिफेंस के अंदर, एक बार ये भी बात कर लेते हैं अपने। तो दोस्तों डिफेंस के अंदर रिसिप्ट जो है मोटी मोटी बता दूं आपको, एमआरओ के जरिए पैसा जमा करवाया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों एमआरओ का नाम आ गया तो आपको चैप्टर नंबर जो प्रीवियस अपनों ने पढ़े थे उसके अंदर ईएमडी का जो अमाउंट है वो एमआरओ के जरिए नहीं जमा करवाया जा सकता। ये बात आपको क्लिक करनी चाहिए माइंड के अंदर, राइट। अगर ढंग से वीडियो देखे हैं, प्रॉपर तरीके से दोस्तों ईमानदारी से पढ़ाई करी है, तो एमआरओ जो है वो ईएमडी का पैसा जो है वो एमआरओ के जरिए नहीं जमा करवाया जा सकता, ठीक है। एक तो दोस्तों ये हो गया कि एमआरओ के जरिए डिफेंस की रिसिप्ट हो जाएगी, यस और नो। इसके बाद दोस्तों कोई भी डिफेंस लैंड अगर प्राइवेट पार्टी यूज़ करती है, डिफेंस लैंड दोस्तों प्राइवेट पार्टी यूज़ करती है फॉर मेकिंग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दोस्तों बना दिया, ठीक है। मान लो डिफेंस लैंड पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया दोस्तों, सब्जी की दुकान खोल दी, राइट। किसी और प्रकार की दोस्तों उसके अंदर कोई प्राइवेट पार्टी ने क्या है उसको डिफेंस लैंड को यूज़ किया हुआ है, तो दोस्तों वो क्या किराया देती है डिफेंस को, ठीक है, वो क्या रेंट पे करती है, यस और नो। तो उससे दो प्राप्तियां होगी, वो डिफेंस की प्राप्तियां हुई। और दोस्तों क्या होता है, बहुत सारा आइटम जो डिफेंस का है एक पीरियड के बाद दोस्तों वो क्या है, वो डिफेंस का जो आइटम है दोस्तों एक पीरियड, एक लाइफ के बाद क्या है ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। या दोस्तों कोई भी आयरन का आइटम है, राइट, कोई दोस्तों एल्यूमिनियम का आइटम है, किसी भी प्रकार के दोस्तों ऑर्डिनेंस के जो आइटम हैं उनके क्या है ऑक्शन से, इनको बोलते हैं दोस्तों साल्वेज आइटम। साल्वेज आइटम्स का मतलब क्या है दोस्तों, जो वापस यूज़ कर देंगे। जैसे दोस्तों आर्मी के अंदर गाड़ियाँ चलती हैं बहुत सारी, ठीक है, तो उनके जो टायर हैं, ट्यूब हैं, उनकी जो पूरी गाड़ी की बॉडी है दोस्तों उसमें से लोहा निकलेगा, राइट। तो उनके क्या है अलग अलग क्या है उनकी ऑक्शन में उनकी नीलामी होती है, राइट, बिडिंग होती है, राइट, बिडिंग प्रोसेस होती है। तो वो सारे दोस्तों जब वो सारा जो पैसा है उससे जो कमाई होगी डिफेंस की वो क्या है, वो भी एक प्रकार से रिसिप्ट्स हैं, राइट। तो ये हो गया दोस्तों रिसिप्ट्स। एक्सपेंडिचर दोस्तों, एक्सपेंडिचर जितना भी हमें दिखता है डेली, जो भी आप देखते हो जितनी भी ग्रांट्स पे जो पैसा खर्च होता है डिफेंस की दोस्तों, बहुत तमाम तरीके की ग्रांट्स है। जैसे ट्रेनिंग की ग्रांट होती है दोस्तों, एजुकेशनल ट्रेनिंग की ग्रांट होती है दोस्तों, आईटी की दोस्तों ग्रांट होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, राइट दोस्तों, सिग्नल्स की बहुत सारी ग्रांट्स होती है, राइट। तो इन पे जो खर्चा होगा वो क्या होगा, उस प्रकार के खर्चे क्या होंगे दोस्तों, डिफेंस के खर्चे होंगे, यस और नो। तो क्या हुआ दोस्तों, बजट एस्टीमेट के अंदर कितने प्राप्तियां होगी और कितने खर्चे होंगे इंडिया और इंडिया से बाहर जो है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड उसका क्या है अनुमान लगाया जाता है, राइट। दे आर सबमिटेड अलॉन्ग विद द मेन बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द पार्लियामेंट ईच ईयर। अब दे का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बजट एस्टीमेट है, डिफेंस का बजट एस्टीमेट है, उसको क्या है अलॉन्ग विद मेन बजट, मेन बजट जो होता है दोस्तों हमारा पेश पार्लियामेंट के अंदर, उसके साथ क्या है पेश किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के मेन बजट के साथ डिफेंस सर्विसेज का बजट जो है, बजट के जो एस्टीमेट हैं उनको पेश किया जाएगा। और दोस्तों मेन बजट जो है पार्लियामेंट के अंदर कितनी तारीख को पेश किया जाता है, 1 फरवरी को, ठीक है। पहले दोस्तों ये लेट किया जाता था, आजकल क्या है 1 फरवरी को पेश कर दिया जाता है, यस और नो। पहले दोस्तों बजट लेट पेश होता था तो हमें क्या है वोट ऑन अकाउंट लेना पड़ता था, ठीक है। आजकल दोस्तों ये प्रोसेस जो है वो ऑब्सोलीट हो चुका है, ठीक है, इतनी ज़रूरत इसकी नहीं पड़ती। फिर पहले क्या होता था दोस्तों, जब बजट जब
पेश होता था, लेट पेश होता था, राइट। तो फिर क्या अप्रोप्रिएशन एक्ट लेट बनते थे, राइट। तो दोस्तों 1 अप्रैल से जो मैंडेटरी खर्चों को चलाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी, वोट ऑन अकाउंट, पूरे बजट का दोस्तों 1/6 हिस्सा जो है, जो मैंडेटरी खर्चे जो हैं उनको चलाने के लिए क्या करती थी, उससे निकाल लेती थी, राइट। तो उसको बोला जाता है वोट ऑन अकाउंट। लेकिन आजकल क्या है दोस्तों, 1 फरवरी को पेश होता है तो 1 अप्रैल आते आते क्या है अप्रोप्रिएशन एक्ट पास हो जाता है, राइट। तो इस वोट ऑन अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे चलिए दोस्तों, द प्रोविजन फॉर ग्रॉस एक्सपेंडिचर इज इंक्लूडेड इन द डिमांड्स फॉर ग्रांट फॉर ऑब्टेनिंग द वोट फॉर द पार्लियामेंट। अब दोस्तों जो भी डिमांड फॉर ग्रांट किसी भी मिनिस्ट्री ने दी है, राइट, जो ग्रॉस एक्सपेंडिचर का हिस्सा बनेगी वो क्या करते हैं दोस्तों, पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग के लिए रख देते हैं अपने, राइट, विद इन द सम्स सो वोटेड। और दोस्तों जिन पे वोटिंग हो जाएगी और पॉजिटिव वोटिंग हो जाएगी, मान लो डिफेंस के अंदर मैंने 1 लाख रुपए की डिमांड करी, ठीक है, और दोस्तों पार्लियामेंट में क्या है वोटिंग हो गई उसकी और 1 लाख रुपए पास कर दिया, राइट। तो MOD हैज़ टू अरेंज फॉर फाइनेंसिंग ऑफ सर्विसेज फॉर विच दैट मिनिस्ट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल। अब दोस्तों MOD को 1 लाख रुपया मिल गया, तो अब ये क्या करेगी, आगे अपने ब्रांचेस के अंदर इसको बांट देगी। जिसने दोस्तों जितनी डिमांड दी थी, पहले क्या होता है दोस्तों, MOD है, इसका ये कमांड्स हैं, ठीक है। पहला तो क्या हो गया दोस्तों, क्या है, ये इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर है आर्मी का, वहाँ से क्या दोस्तों ये कमांड्स के अंदर पैसा जाएगा। कमांड्स के अंदर दोस्तों क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट एरियाज़ में, सब एरियाज़ में दोस्तों, कोर में जाएगा, डिव में जाएगा, फिर दोस्तों एट लास्ट में कहाँ पे, यूनिट या फॉर्मेशन के अंदर ये पैसा पहुँच जाएगा, राइट। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें क्या है MOD के अंदर चलती रहेगी। और दोस्तों इसी के साथ ही जो एक बजट अलॉटमेंट का लेटर जो है हमारे डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास आ जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें भी क्या साइमल्टेनियसली चलती रहेगी, वो खर्चा करते रहेंगे, हमें बताते रहेंगे, ठीक है, वो खर्चा करते रहेंगे, हम पास करते रहेंगे, राइट। कुछ हिस्सा वो खुद पास कर देते हैं, कुछ दोस्तों पेमेंट DAD करता है, राइट। तो दोस्तों ये क्या पैरेलल काम करते रहते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस लेते रहेंगे कि हाँ भैया मुझे इतना पैसा खर्च करना है, 20 कूलर खरीदने हैं, ठीक है, 20 AC खरीदने हैं, राइट। और तमाम तरीके के मान लो दोस्तों को ट्रेनिंग के कोई आइटम खरीदने हैं, राइट, कंटीजेंसी ग्रांट से कुछ आइटम खरीदने हैं। तो दोस्तों DAD क्या है, इसके पैरेलल में क्या है काम करता रहता है, राइट। तो DAD का दोस्तों कोई PCDA CDA का कोई ऑफिस, M सेक्शन, स्टोर सेक्शन, इनके पैरेलल में काम करते रहेंगे। और दोस्तों ये करते हैं दोस्तों इनकी प्री ऑडिट, राइट। अब दोस्तों ये सारा सामान आ गया, राइट, अब ये इनके क्या है लेजर्स में चार्ज में है या नहीं, ये सारा काम जो है लोकल ऑडिट ऑफिस करता है, राइट, इनकी पोस्ट ऑडिट करता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें देखिए दोस्तों, एक पूरा पिक्चर आपके माइंड में बन जाएगा। मतलब बजट जब आप बनाएंगे तो वो बजट क्यों बना रहे हैं, बजट बनाने के बाद क्या क्या चीज़ें होगी, राइट, तो वो सारी चीज़ें जो है हमें आनी चाहिए, यस और नो। अगला देखिए दोस्तों, एस्टिमेट्स बाय होम प्रिपेयर्ड। अब एस्टिमेट फ्रेंड्स बनाता कौन है, द एक्सपेंडिचर फॉर विच प्रोविजन इज मेड इन द डिफेंस सर्विस एस्टिमेट फॉल्स ब्रॉडली इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब दोस्तों जिस प्रकार के खर्चे होंगे, फॉर विच प्रोविज़न इज़ मेड, जिन खर्चों के लिए प्रोविजंस बने हुए हैं, प्रोविज़न को बोलते हैं दोस्तों हिंदी में प्रावधान। प्रावधान बना है दोस्तों विधान से, ठीक है। विधान का मतलब होता है दोस्तों कानून, इसको बोल सकते हैं लॉस, ठीक है। प्रोविज़न दोस्तों होता है प्रावधान बना है विधान से, विधान होता है दोस्तों कानून या लॉस, ठीक है। तो दोस्तों जो खर्चे होंगे डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से, उससे रिलेटेड क्या क्या कानून बने हैं, क्या क्या प्रावधान हैं, राइट। तो दोस्तों जो भी प्रकार के खर्चे होंगे वो कितने प्रकार हैं, मेनली जो खर्चों के प्रकार हैं दोस्तों डिफेंस के अंदर कितने प्रकार के खर्चे हो सकते हैं, उनके बारे में क्या है ये कैटेगरीज दी गई हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, वो अपने डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों डिफेंस के अंदर खर्चे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, खर्चे कितने प्रकार के हो सकते हैं। प्रीवियस दोस्तों इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको बताया था, ठीक है, मोटा मोटा आपको दोस्तों बता दिया, ग्रांट्स पे खर्चा होगा, राइट, सैलरीज पे खर्चा होगा। तो इसके अंदर दोस्तों क्या पर्टिकुलर खर्चे बताए गए हैं, ये सुनो। तो देखिए दोस्तों क्या है, पे एंड अलाउंसेज ऑफ द पर्सोनल ऑफ द आर्मड फोर्सेस। दोस्तों आर्मड फोर्सेस का मतलब क्या है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो इनके जो पर्सोनल जो है, पर्सोनल का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में कार्मिक, ठीक है। कार्मिक का मतलब क्या है दोस्तों, जितने भी सोल्जर्स हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर जो काम कर रहे हैं, राइट, तो सेवा कर रहे हैं, तो वो क्या है दोस्तों उनके पे एंड अलाउंसेस, उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी, राइट। तो उनको दोस्तों तनख्वाह देनी पड़ेगी, तो क्या है वो आर्मड फोर्सेस के दोस्तों पर्सोनल को तनख्वाह देने का काम भी क्या है एक प्रकार से खर्चों में इंक्लूड किया जाता है, एक प्रकार का क्या है वो दोस्तों, वो भी क्या है एक्सपेंडिचर है, ये सुनो। पेमेंट्स टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयड इन स्टोर डिपो फैक्ट्री। अब दोस्तों क्या है, स्टोर डिपोज जो था, फैक्ट्रीज तो मान लो अभी नहीं है, फिर भी दोस्तों किताबों के अंदर है, तो हम इसको साथ साथ डिस्कस करते हैं। स्टोर डिपो का एग्जांपल ले लें। स्टोर डिपो कौन कौन से हैं, मान लो दोस्तों कोई भी ऑर्डिनेंस डिपो है जिसके अंदर क्या है ऑर्डिनेंस का सामान है,
ऑर्डिनेंस का सामान दोस्तों होता है कोई भी व्हीकल है उसके बहुत सारे पार्ट हो गए, ठीक है। आर्मी के पास दोस्तों जितनी भी क्लोथिंग है, ठीक है, उसका दोस्तों जितने भी उसके क्लोथिंग का काम है वो डिपो हो गए, ठीक है। और दोस्तों जितना भी आर्मी को सामान आता है वो उसके क्या है डिपोज होते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस डिपो। एक होता है दोस्तों एम्यूनिशन डिपो। एम्यूनिशन डिपो का मतलब है जहाँ पे गोला बारूद है, राइट। तो देखिए दोस्तों पेमेंट टू, तो उनके अंदर जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लोग, जो इनको दोस्तों बोलते हैं इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ मतलब आईपीज बोलते हैं दोस्तों, इंडस्ट्रियल पर्सोनल भी बोल सकते हो। तो उनकी जो तनख्वाह है उनको जो पेमेंट करना है, ट्रांसपोर्टेशन एंड मिसलेनियस खर्चा, ठीक है दोस्तों। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो खर्चा है, स्टोर परचेजेस, कोई स्टोर दोस्तों परचेज करना है डिफेंस को, वर्क एक्सपेंडिचर दोस्तों कोई बिल्डिंग बनानी है जिस पे जो खर्चा होगा, कैपिटल आउटले सच एज कैपिटल वर्क्स, परचेज ऑफ वेसल्स, एयरक्राफ्ट, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। दोस्तों कैपिटल आउटले क्या है, किस पे करना है, कैपिटल वर्क्स मतलब कोई बड़ा प्रोजेक्ट है उस पर खर्चा होगा, वेसल्स खरीदने हैं, एयरक्राफ्ट है, प्लांट है दोस्तों को प्लांट लगाना है, मशीनरी वगैरह वगैरह परचेज करनी है। तो दोस्तों ये क्या है 6 कैटेगरी में इसके अंदर बांट दिया। अब इसको दोस्तों 6 में भी इसको 1+5 पढ़ेंगे अपने, मतलब एक के अंदर जो खर्चा है वो अलग है, 5 के अंदर खर्चा जो है वो अलग है, राइट। एक्सपेंडिचर फॉलिंग अंडर कैटेगरी 1 अबव रिप्रेजेंट्स फॉर द मोस्ट पार्ट obligatory charges and unavoidable commitments dependent on the strength and composition of armed forces and various other factors which are governed by the policy decisions of the government of India। अब दोस्तों एक्सपेंडिचर जो है जो 1 नंबर के अंदर बताया गया है, पे एंड अलाउंसेस ऑफ द पर्सोनल ऑफ द आर्मड फोर्सेस, रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर द मोस्ट पार्ट मतलब मैक्सिमम पार्ट क्या है दोस्तों खर्चे का डिनोट करता है, राइट। अब दोस्तों क्या लिख दिया, मोर द मोस्ट पार्ट। अब इससे दोस्तों आपको क्या है जो अग्निवीर स्कीम है वो याद आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आर्मड फोर्सेस के जो पे एंड अलाउंसेस जो हैं वो क्या है मोस्ट पार्ट ले जाते हैं बजट का, इसीलिए दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या है अग्निवीर स्कीम को क्या है स्टार्ट किया है, इस पार्ट को क्या है बचाने के लिए, राइट। दोस्तों अपने इसके पॉजिटिव पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये स्कीम अच्छी है बुरी है, राइट, दैट इज़ वो क्या है डिफरेंट मैटर है, राइट। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो किताबों के अंदर बातें लिखी गई है मतलब फॉर द मोस्ट पार्ट, मतलब इसका भी बहुत गहरा मीनिंग है, ठीक है। हम इसको ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे, इसको ढंग से नहीं देखेंगे तो दोस्तों इन चीज़ों को हम करेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब इसके अंदर लिख दिया कि जो कैटेगरी 1 के अंदर है फॉर द मोस्ट पार्ट, मतलब ये सबसे मोस्ट पार्ट है, राइट। और दोस्तों क्या है ये खर्चा बहुत बड़ा है, राइट। ऑब्लिगेटरी चार्जेस है दोस्तों, आपको क्या सैलरी तो देनी ही पड़ेगी, पे एंड अलाउंसेस देने ही पड़ेंगे। अनअवॉइडेबल कमिटमेंट्स दोस्तों क्या है ये अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, किसी की दोस्तों सैलरी को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक। एक बार कमिट कर दी किसी को 30,000 रुपये गवर्नमेंट सर्वेंट को देने हैं तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते, राइट। कमिट आपने जो कर दिया, कमिटमेंट एक बार दे दी। डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रेंथ एंड कंपोजिशन ऑफ द आर्मड फोर्सेज, और किस पे डिपेंड करती है दोस्तों, स्ट्रेंथ पे और कंपोजिशन पे, मतलब कितने लोग हैं, ठीक है। मान लो दोस्तों 14 लाख एक्टिव सैनिक है आर्मी के अंदर अपने, राइट। तो उनकी क्या है, उन सभी को क्या है लाइबिलिटी है गवर्नमेंट की, और अनअवॉइडेबल कमिटमेंट है, सभी को पे एंड अलाउंसेस तनख्वाह देनी ही पड़ेगी, राइट। एंड वेरियस अदर फैक्टर्स विच आर गवर्नड बाय द पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और दोस्तों इनसे रिलेटेड और अदर फैक्टर जो हैं, जो पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट की, उनकी भी क्या अनुपालना की जाएगी। देयरफॉर कंट्रोल्ड सेंट्रली बाय द आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर। इसलिए दोस्तों इनकी जो पे एंड अलाउंसेज जो है, राइट, कार्मिक जो है पर्सोनल जो है आर्मड फोर्सेस की पे एंड अलाउंसेस की जिम्मेदारी जो है आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर ने ले रखी है, ठीक है। ताकि दोस्तों पावर डेलीगेट इसलिए ले रखी है ताकि मान लो पावर डेलीगेट कर दे और किसी के दोस्तों पे एंड अलाउंसेस अटक जाएँ किसी भी वजह से, राइट, तो इसलिए दोस्तों उस चीज़ का रिस्क नहीं लिया जा सकता, राइट। तो इसलिए दोस्तों क्या है ये कंट्रोल करा जाता है सेंट्रली, किससे, आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर से। Yes or no? The accounting heads under which the expenditure of this nature is compilable are called centrally controlled heads, ठीक है। और दोस्तों जिन अकाउंटिंग हेड्स के अंदर इस एक्सपेंडिचर को क्या है बुक किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, सेंट्रली कंट्रोल्ड हेड। अब दोस्तों कंट्रोल्ड हेड की बात आई, हेड्स की बात आएगी तो दोस्तों मुझे 423 222 याद आ जाता है हमेशा, ठीक है। तो दोस्तों इसका एक बार और रिवाइज कर लीजिए। 423 222 का मतलब मेजर, सब मेजर, माइनर, सब डिटेल, ऑब्जेक्ट हेड, ठीक है। और दोस्तों इसको क्या क्या बोला जाता है, फंक्शन, सब फंक्शन, प्रोग्राम, स्कीम, सब स्कीम और प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशंस,
राइट दोस्तों। 4 डिजिट का क्या होता है, मेजर हेड होता है। इसके भी अंदर दोस्तों फर्स्ट डिजिट से हमने क्या रेवेन्यू कैपिटल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अकाउंट कोड में दोस्तों अपनों ने ये सारी चीज़ें अपनों ने पढ़ी है, राइट। तो दोस्तों वो मैटर जो है इधर अपने नहीं लिखेंगे पूरा, एक बार आपको रिवाइज करवाया है ताकि ये वीडियो रिडंडेंट ना हो जाए, राइट। आगे चलिए दोस्तों, सेंट्रली कंट्रोल हेड की बात करी, पे एंड अलाउंसेस की बात करी, ठीक है। आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर के पास जिम्मेदारी। अब दोस्तों 2 से 6 तक देखते हैं अपने, ये किसके बारे में, किसके पास में है जिम्मेदारी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक्सपेंडिचर फॉलिंग अंडर कैटेगरी 2 to 6। एक तो दोस्तों 1 नंबर पढ़ लिया, पे एंड अलाउंसेस थे किसके, आर्मड फोर्सेस के पर्सोनल के। इसके बाद दोस्तों 2 से 6 जो पढ़ा था, पेमेंट टू इंडस्ट्रियल पर्सन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, स्टोर जो परचेज किया था, वर्क्स पे जो एक्सपेंडिचर था, कैपिटल आउटले था, कैपिटल वर्क्स पे परचेज ऑफ वेसल्स, एयरक्राफ्ट, प्लांट और मशीनरी पे जो था, उस प्रकार के जो दोस्तों जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंडिचर जो उन चीज़ों पे होगा, इज जनरल ससेप्टिबल टू कंट्रोल अगेंस्ट बजट प्रोविजन बाय अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड। दोस्तों वो ससेप्टिबल का मतलब क्या है, जिस पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जिस पे दोस्तों किसका कंट्रोल है, राइट। किसका कंट्रोल है दोस्तों, अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड, जिनको फंड अलॉट कर दिया वो सारा, तो उनकी जिम्मेदारी क्या है, उस सब चीज़ों पे कंट्रोल करें, राइट। तो आगे देखिए दोस्तों, द अकाउंटिंग हेड्स अंडर विच द एक्सपेंडिचर ऑफ दिस नेचर इज कंपाइलेबल आर कॉल्ड लोकली कंट्रोल्ड हेड्स। तो दोस्तों जिन अकाउंटिंग हेड्स के अंदर दोस्तों अल्टीमेटली क्या है, पैसा हेड्स के अंदर है, ठीक है। फिजिकल फॉर्म में पैसा नहीं है दोस्तों, डिजिटल फॉर्म में पैसा है, वो भी क्या है, हेड्स के अंदर है, राइट। मान लो दोस्तों ABCD कई प्रकार के हेड हैं, मेजर हेड है, माइनर हेड है, यहाँ पे 1-1 लाख रुपए है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, ये इस हेड से पैसा निकलेगा, ना कि आपके पास क्या फिजिकल फॉर्म में है। और दोस्तों इन हेड के अंदर क्या बोलते हैं, इनको कंपाइल करना, राइट। द अकाउंटिंग हेड्स अंडर विच द एक्सपेंडिचर ऑफ दिस नेचर इज कंपाइलेबल आर कॉल्ड लोकली कंट्रोल्ड हेड। इसको दोस्तों क्या है, LCH बोलते हैं अपने, लोकली कंट्रोल्ड हेड। पिछला था दोस्तों वो क्या था, CCH, सेंट्रली कंट्रोल्ड हेड। यस और नो। These heads are laid down by the Ministry of Defence Finance and notified from time to time to all controlling authorities। ये क्या है दोस्तों, MOD फाइनेंस जो है नोटिफाई करती है समय समय पे किसको, जो कंट्रोल कर रही है इस प्रकार के फंड को, 2 से 6 तक की कैटेगरी वाले को, राइट। दोस्तों ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा हुआ, और एस्टिमेट बाई होम प्रिपेयर्ड पूरा हुआ, ठीक है। एस्टिमेट बाई होम प्रिपेयर्ड का 82 नंबर पैरा कंप्लीट हुआ, राइट। तो दोस्तों नेक्स्ट जो पैरा है 83 जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, रिवाइज करिएगा, राइट, ताकि आगे की चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आए। और दोस्तों ऐसा मैं आप कोशिश करता हूँ पढ़ाने की कि एक बार अगर आप वीडियो देख लो तो किताब देखनी आपको ज़रूरत नहीं पड़े। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपके दिमाग के अंदर फोटोकॉपी हो जाए, राइट। तो ऐसे ही दोस्तों मेरे प्रयास रहते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर रैप अप करते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक करें, कॉमेंट जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।